हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको DSSB, KBS, NBS और EMRS की तैयारी करा रहा हूं। अगर आप TGT SST की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारी वीडियो आपको देखनी है। देखिए, हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए थे। देखिए, यहाँ एनसीईआरटी ही लिखना जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी के साथ आप आज इग्नू लिखिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर हम सिलेबस देखेंगे तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया। पावर शेयरिंग देख ली, फेडरलिज्म देख लिया, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी देख ली हमने, पॉलिटिकल पार्टीज आपका रह गया है, इलेक्शंस आपके रह गए हैं और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी रह गई है। उसके बाद पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स लाइक इन नेपाल एंड बोलिविया, ये वाला टॉपिक जो है, इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। आपके सिलेबस का है ये पार्ट, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है, इसमें हमने क्वेश्चंस देखे थे, जो पीवाईक्यूज देखे थे, उसमें क्या हो रहा था, नेपाल के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे थे। तो आज जो वीडियो होने वाली है उसमें मैंने इग्नू को ऐड किया है। जो मैंने आपसे कहा था कि इग्नू को भी साथ में पढ़ना है, तो इग्नू आप मत पढ़िए, मैं आपको पढ़ाऊंगा इग्नू। इस वजह से ही मैंने बोला था कि वीडियोस देखते रहिए, जिसमें कोई भी टॉपिक अगर आपका एनसीईआरटी से बाहर का आ रहा है तो मैं बाहर से कराऊंगा, लेकिन आपको वहां पर देखना होगा कि मैं क्या करा रहा हूं। तो जो नेपाल वाला टॉपिक है वो पूरा मैंने इग्नू से लिया है और आपको क्वेश्चंस अब देखना कि इस वीडियो के जो पीडीएफ है उस पीडीएफ से वो क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। 100% क्वेश्चंस होंगे, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो इस वजह से ये वाला जो चैप्टर है, पांचवा चैप्टर, 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, पांचवा जो चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन, इसमें जो नेपाल का संघर्ष है उस संघर्ष को मैंने इग्नू से लिया है। तो इग्नू वाला आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो से। तो नेपाल में क्या चल रहा है उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या है, उसके बाद मैच करेंगे नेपाल से। जब नेपाल आएगा नेपाल से मैच करना शुरू करेंगे। तो लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा जरूरी है, ये तो हमने देख लिया। और सरकार के अलग अलग अंग तथा भिन्न भिन्न सामाजिक समूह सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं, ये भी हमने देख लिया। लोकतंत्र की बात की जा रही है, लोकतंत्र में सत्ता के जो समूह होते हैं, जैसे दबाव समूह होते हैं और भी समूह होते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेते हैं। और उसी हिस्सेदारी से हमें पता चलता है जो सत्ताधारी होते हैं वो स्वच्छंद नहीं होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति यहां पे आके सत्ता में आ सकता है, तो हमें नहीं पता ना कि कोई व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है, और अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से भी मुक्त नहीं रह सकते हैं। जो दबाव समूह होते हैं वो लगातार इन पर काम कर सकते हैं। अब देखिए, दबाव समूह किस तरह के होते हैं। जैसे कोई भी एक पार्टी है, उस पार्टी के ऊपर अगर मान लीजिए उसे पैसे लेने के लिए ये जरूरत है किसी भी व्यक्ति की, अब उसने किसी भी व्यक्ति से पैसे ले लिए, जीतने के लिए पैसों की जरूरत है, और अगर पैसे ले लिए तो जिस व्यक्ति ने पैसे दिए वो उस पर दबाव बना सकता है अपने अकॉर्डिंग नीतियां बनाने के लिए। जैसे अपने देश में होता नहीं है, लेकिन बीजेपी को मान लीजिए, बीजेपी को जीतने के लिए पैसों की जरूरत है, और उन्होंने कहा अंबानी से कहा कि पैसे दे दीजिए हमें। अंबानी ने पैसे दे दिए बीजेपी को। अब जब बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो अंबानी कहेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग अपनी नीतियों में बदलाव करो, कुछ टैक्स में छूट दो, या फिर जो हमारा कारोबार है उस कारोबार में कुछ ऐसा प्रॉफिट हो कि हमने आपको प्रॉफिट दिया, आप हमें प्रॉफिट दो। तो समझ में आया किस तरह से ये दबाव समूह काम करते हैं। उसी तरह से ये केवल दबाव समूह केवल आय के आधार पर ही नहीं हो सकते हैं, मतलब जो पूंजी देते हैं तो पूंजी के आधार पर ही नहीं हो सकते हैं, ये जाति के आधार पर भी हो सकते हैं, ये धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं। तो अब समझ में आया कि जो दबाव समूह होते हैं वो किस तरह से किसी भी पार्टी पर प्रभाव डालते हैं। और लोकतंत्र के जो हित होते हैं और नजरिए होते हैं उनमें टकराव चलते रहते हैं। कैसे कि अगर पार्टी है, कोई अच्छी पार्टी है और वो चाहती है कि देश का भला हो, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, टैक्स बढ़ाना चाहिए। और वहीं पर किसी भी व्यक्ति ने जिसने पैसे दिए वो कहेगा टैक्स कम करो क्योंकि हमारी पार्टी का, हमारी कंपनी का नुकसान हो रहा है। समझ में आया किस तरह से ये टकराव चल रहे हैं। तो इस तरह के टकराव चलते रहते हैं। और हितों और नजरियों के इस द्वंद्व में क्या होता है, अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। ये जो अभिव्यक्ति होती है, अब कोई एक व्यक्ति केवल इस पर दबाव नहीं डाल सकता, एक संगठन होगा पूरा, वो संगठन दबाव डालेगा, तब सरकार के हित टकराते हैं। जिनके पास सत्ता होती है वो परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाने का काम करते रहते हैं। वो सोचते हैं
अब केवल एक व्यक्ति है अंबानी जी, उन्होंने बोल दिया कि भाई टैक्स कम करिए, और दूसरी कंपनी है जो कह रही है कि भाई टैक्स बढ़ाओ जिससे हमारे देश में क्या हो, सामाजिक विकास हो सके, हमारे यहाँ पे शिक्षा में काम करो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य में काम करो। अब दूसरी कंपनी है वो कह रही है प्राइवेटाइजेशन करो, और एक कंपनी कह रही है कि भाई प्राइवेटाइजेशन मत करो, हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर जो दबाव समूह है वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर शिक्षा में अगर जो सरकार काम करेगी तो अच्छा काम कर सकती है। तो समझ में आया किस तरह से ये टकराव चल रहे हैं, और इनमें संतुलन बिठाने का काम करती रहती है जो हमारी सरकार होती है वो। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं जो प्रभाव डालते हैं राजनीति पर, एक तो होता है दबाव समूह और दूसरा होता है आंदोलन। अब केवल दबाव समूह ही नहीं है जो सरकार पर दबाव डालते हैं, कुछ आंदोलन भी किए जाते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह के जो आंदोलन है, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, तो इस तरह के जो आंदोलन है, ये आंदोलन भी सरकार पर दबाव बनाते हैं, समय समय पर दबाव बनाते हैं। अब इन आंदोलन का भी एक तरीका होता है, ठीक है, एक आंदोलन होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, हड़तालें होती हैं, तीसरे होते हैं बंद का आयोजन। तो इस तरह के आयोजन भी किए जाते हैं, लेकिन हड़ताल और बंद का आयोजन प्रतिबंधित है, हमारे यहाँ पर लीगल नहीं है। आंदोलन लीगल है, क्यों? क्योंकि आंदोलन में क्या होता है, एक संगठित रूप होना चाहिए। आंदोलन की परिभाषा बता रहा हूं, एक संगठित रूप होना चाहिए, उसके बाद उनका एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य को पूर्ति के लिए सरकार के साथ, सरकार के सामने वो जो विरोध करेंगे वो विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। समझ में आया? तीनों ही पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। तो ये आंदोलन होता है। अब बात करते हैं नेपाल और बोलीविया के जनसंघर्ष की। ठीक है, तो पोलैंड में लोकतंत्र की जीत हुई थी, ये हमने पहले ही देख लिया था पोलैंड के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे, तो पोलैंड में किस तरह से जीत हुई थी। ठीक है, तो ये वाली जो कहानी है, इसे हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका याद दिलाती है कि जनता किस तरह से यहां पर काम करती है। लोकतंत्र की जीत में जनता का क्या हाथ होता है। हर जगह ही यही होता है कि जब लोकतंत्र की स्थापना कर रही हो, तब जनता अपने हाथ में लेती है कमान, कि जनता को चाहिए कि देश में लोकतंत्र आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ज्यादातर लड़ाई होती है राजतंत्र के खिलाफ या शाही शासन के खिलाफ। तो शाही शासन तो हमेशा यही कहेगा कि लोकतंत्र नहीं आए, मेरे हाथ में ही पूरी शक्ति रहे। और लोकतंत्र जहां लोग होते हैं, वो लोग क्या कहेंगे, जो सत्ता है वो सत्ता लोगों के हाथ में आए, मतलब शाही शासन को हटा दिया जाए, उनके पास से जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा कर दिया जाए। इस वजह से जो होता है, ये संघर्ष होता है, ये संघर्ष जनता और एक प्रमुख राजा के हाथ में होता है। तो यहां से शुरुआत होगी आपकी नेपाल की स्टोरी। तो नेपाल पर अब क्या हुआ था, नेपाल में किस तरह का काम चल रहा था, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और ये आपका पार्ट इग्नू से लिया गया है, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेपाल क्या है, ये देश भारत के सांस्कृतिक, खान पान, धर्म, विचार, राजनीति और परंपराओं के अत्यंत प्रभावित है, क्योंकि बिल्कुल पास है, पड़ोसी देश है, क्योंकि वे पिछले कई मतलब दशकों से भारत देश के विकास के साथ साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल भारत का पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश होने की वजह से जो रीति रिवाज जो यहाँ पर चल रहे थे, खान पान जो चल रहा था, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। भारत और नेपाल की जो संस्कृति है उसमें भी अंतर देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि नेपाल भी एक हिंदू प्रधान देश है। ठीक है, नेपाल हिंदू प्रधान है, और नेपाल एक संप्रभु, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय और गणतांत्रिक देश है। अब जो ये देश हमने बताया, इसकी ये विशेषताएं बताएंगे, संप्रभु है, समावेशी है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, संघीय ढांचा है इसका, और गणतांत्रिक देश है। ये देश शुरुआत से ही ऐसा नहीं था, जैसे भारत में भी ऐसा नहीं था। भारत में भी राजतंत्र था, उसके बाद विदेशों ने आक्रमण किया, कंपनी ने यहाँ पर आधिपत्य जमा लिया, उसके बाद स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश में इस तरह की लागू की गई चीजें। तो वैसे ही नेपाल में भी हुआ। तो नेपाल का एक पूरा ब्यौरा देख लेते हैं। नेपाल जो भूमिबद्ध देश है, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, जो लैंडलॉक देश होते हैं उसका मतलब ये होता है, जैसे कोई एक देश है, ठीक है, मान लीजिए, मैं बताता हूं, ये वैसे आपने ज्योग्राफी के टीचर से सुना होगा। तो ये क्या है, ये भारत है। ठीक है, अब भारत में यहां पर ये नेपाल है, नेपाल, और यहां पर क्या है, ये पूरा चाइना है, इतना पूरा चाइना है, और यहां पर भूटान है, भूटान भी इस तरह से दबा हुआ है। तो नेपाल और भूटान दोनों ही लैंडलॉक देश हैं, मतलब इनकी जो सीमा है वो डायरेक्ट समुद्र से नहीं मिलती है। अगर समुद्र से मिल रही होती है तब उसे लैंडलॉक नहीं कहा जाता है। अगर समुद्र से नहीं मिल रही है, किसी देश की सीमा से बद्ध है, तब उसे क्या कहा जाएगा, लैंडलॉक देश कहा जाएगा। आप समझ में आया नेपाल लैंडलॉक कैसे है। और भारत तथा चीन के बीच स्थित है।
नेपाल हिमालय में स्थित है, पूरा नेपाल है वो हिमालय में ही है, ठीक है। कौन सा हिमालय है वो आप बताइए। नेपाल में से कोई भी किसी भी विदेशी शक्ति के अधिकार में नहीं रहा है। अब ये देखिए, नेपाल में से कोई भी कभी भी किसी विदेशी शक्ति के अधिकार में नहीं रहा है। नेपाल में रोजगार और अपनी अर्थव्यवस्था के भरण पोषण के लिए पर्यटन पर बहुत हद तक निर्भर है। यहाँ पर्यटन की, क्योंकि देखिए नेपाल में ही आपने माउंट एवरेस्ट सुना होगा, नेपाल में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यटन के लिए लोग बहुत जाते हैं और उसी से ही लोगों का, जैसे श्रीलंका, अगर आप श्रीलंका भी कहेंगे तो श्रीलंका और मालदीव भी पर्यटन पर ही निर्भर है, पूर्णतः पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ पर और ज्यादा कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, पर्यटन से ही इनके पास रोजगार आता है, पर्यटन से ही इनके पास रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जिससे सरकार अपना काम करती है। तो ये चीजें चल रही हैं। नेपाल ने भारत के साथ वाणिज्यिक दूतावास संबंधी एक, देखो काउंसलर व्यवस्था होती है, ठीक है, काउंसलर एग्रीमेंट होता है। तो वो एग्रीमेंट अगर कोई देश एक दूसरे देश से साझा कर ले, समझौता कर ले, तो क्या होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति बिना वीजा के नेपाल में जा सकता है और नेपाल का कोई भी व्यक्ति बिना वीजा के भारत में आ सकता है और अपने कार्यों को कर सकता है। मतलब अगर उसे कोई भी धंधा करना हो, जैसे आपने देखा होगा नेपाल के बहुत लोग होते हैं जो भारत में आते हैं और फिर इस तरह के काम करते हैं, जैसे मोमोज बनाने वाला जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो उन्हें कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, ये डायरेक्ट आ सकते हैं भारत में और इस तरह के काम कर सकते हैं, उन्हें पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं है। आप भी जैसे अगर घूमने जाना चाहें नेपाल में, तो नेपाल में जा सकते हैं, बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं। तो विदेश यात्रा भी हो जाएगी आपकी और बिना वीजा के हो जाएगी, तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, अब इतना तो हो गया इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब बात करेंगे थोड़ा सा और नेपाल की जो अन्य स्थिति है। नेपाल भारत के साथ सांस्कृतिक समानताओं को साझा किए हुए है और मुख्य रूप से हिंदू आबादी वाला देश है। यहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध अल्पसंख्यक है, मुस्लिम और बौद्ध भी हैं लेकिन अल्पसंख्यक है। 1990 से 2008 तक नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र था। बहुत अच्छे से लाइन याद रखना, बहुत अच्छे से, अभी तक नहीं आई है, आ सकती है। और वर्ष 2008 में वह राजशाही को खत्म करने करके क्या बन गया, एक गणतंत्र बन गया। आप देखिए, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि गणतंत्र है, तो गणतंत्र कब बना, 2008 में गणतंत्र बना, ठीक है। और अब नेपाल के पास एक संसदीय लोकतंत्र है। आप समझ में आया, नेपाल अब संसदीय लोकतंत्र भी है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। नेपाल वर्ष 2006 में धर्मनिरपेक्ष देश है। अब 2006 से है, 2006 से पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था, तब हिंदू आबादी अधिक थी और हिंदुओं का ही प्रभुत्व था, यहां राजशाही था और हिंदू राजशाही यहां पर थी। यहां धर्म प्रमुख के रूप में मान्यता हिंदू धर्म को मिली हुई थी और 2006 में बदलाव किया गया। जब नवगठित सभा आई तो उसने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया नेपाल को और कहा अब यहां पर कोई भी धर्म नहीं होगा, किसी भी जो हमारे यहां पर सत्ता कर रहे हैं, सत्ता का कोई धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष देश बना रहे हैं। और क्या हुआ, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल का निर्माण हो गया। तो यही है धर्मनिरपेक्ष नेपाल। अब इतिहास की बात करेंगे। हाल ही में जो घटना हुई, हाल ही के जो इतिहास में जो घटना हुई वो बात करेंगे हम। क्या है, 18वीं शताब्दी से शुरुआत करते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या हो रहा था, जो गोरखा राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, आप देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है ना हिंदू है, ठीक है। तो पृथ्वी नारायण शाह क्षेत्र को एकजुट रखने के लिए निकल पड़े और उन्होंने वर्तमान नेपाल का प्रादुर्भाव किया। जो अभी नेपाल आपको दिखाई दे रहा है ना, उसकी शुरुआत गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह से हुई। उन्होंने ही इसे इकट्ठा किया, एक बद्ध एक सूत्र में बांधा, पूरे देश को जीता और इतना ही बना लिया उन्होंने कि ये हमारा नेपाल है। और उन्होंने सीमावर्ती जो पर्वतीय राज्यों को थी उसमें भी सुनिश्चित किया कि यहां पर भी कई मिशन भेजे और उन्होंने लड़ाइयां की, इतनी लड़ाइयां की, इनमें बहुत सारा खून बहाया गया, ठीक है। जिसमें एक शब्द आता है आपको कीर्तिपुर। कीर्तिपुर की जो लड़ाई थी वो बहुत ही रक्त रंजित थी, बहुत ज्यादा खून बहाया गया था। और 1769 में काठमांडू घाटी को जीत लिया और इसके बाद काठमांडू को राजधानी बनाया गया था। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो काठमांडू को जीता कब था, 1769 में काठमांडू को जीत लिया था। अब बात करते हैं, जो गोरखे के नियंत्रण में था वो चरम पर पहुंच गई थी और पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल जो साम्राज्य था, पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल साम्राज्य था, पूर्व में सिक्किम जो था वहां तक नेपाल का नियंत्रण आ गया। मतलब यहां तक जो कुमाऊं गढ़वाल साम्राज्य था उसके बाद ये नेपाल स्टार्ट हुआ और यहां पर जो सिक्किम है तो सिक्किम तक पूरा नेपाल बन गया।
अब इसी तरह की जो चीजें चलती रही, तो ये जो विवाद है ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। ये जो चीजें चल रही थी, आंतरिक विवाद जो चल रहे थे, ठीक है, तो लेकिन नेपाल की जो सीमा थी उसके नियंत्रण में आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, जो साम्राज्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रतिद्वंद होने लगा और एंग्लो नेपाली युद्ध हुए। कब हुए? 1815 और 16 में। उसके बाद इस तरह की चीजें और आई। 1815-16 में एंग्लो नेपाली मतलब नेपाल और ब्रिटेन के बीच लड़ाई होना शुरू हुई थी। जो अंग्रेज थे, जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उनके बीच में, ठीक है। तो आरंभ में जो नेपाल थे, अंग्रेजी थे, उन्होंने नेपालियों को कम करके आंका था। पहले तो उन्होंने सोचा अरे ये तो बहुत छोटे लोग हैं, ये इतना नहीं जीत पाएंगे, बहुत छोटा सा देश है, इसे तुरंत हरा देंगे। लेकिन जो यहाँ की गोरखा रेजिमेंट थी वो इतनी निर्दयी थी, वहां के जो सैनिक थे वो इस तरह से मारकाट करते थे, क्योंकि उन्होंने पहले से जब भारत नेपाल को जीता था तो नेपाल को ही जीतने में, नेपाल को ही एकत्रित करने में ही उन्हें इतना खून बहाना पड़ा था कि वो इस चीज के आदी हो चुके थे कि जब ब्रिटिश लोग वहां पर पहुंचे तो ब्रिटिश को भी उन्होंने खदेड़ दिया। तो युद्ध होने लगा और ये युद्ध में एक संधि हुई, उसे क्या कहते हैं? सुगोली संधि। तो सुगोली संधि हुई, उसके बाद इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। अब नेपाल ने हाल ही में कब्जा किए जो भूमि थी वो वापस सौंप दी थी, ठीक है। तो शाही परिवार के अंदर गुटबाजी और अस्थिरता पैदा हो गई यहीं से ही। सुगोली संधि हुई, सुगोली संधि के बाद जो यहाँ के राजा थे उन राजा के परिवार में ही गुटता आने लगी, मतलब आपस में भाई भाई ये सोचने लगे कि मेरा अब राजा जाए, मेरा राजा जाए, इस तरह की चीजें चलने लगी। तो 1846 में एक साजिश की गई जिसका खुलासा हुआ और राज करने वाली रानी ने तेजी से उभरते सैन्य नेता जंग बहादुर कुंवर को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। अब यहां पर एक सैन्य नेता है जंग बहादुर कुंवर, ठीक है, ये राजा नहीं है। और रानी ने सोचा कि 1846 में सोचा कि अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ता गया तो एक दिन हमारे देश पर कब्जा कर लेगा, राजशाही को समाप्त करके अपनी राजशाही ले आएगा। इस वजह से इसे समाप्त करने की योजना बनाई। तो फिर से नरसंहार हुआ और फिर से इस तरह की चीजें चलने लगी। कुंवर और सरदारों में लड़ाई होने लगी, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पूरी 100 राजकुमारों और सरदारों को मौत के घाट उतार दिया था। इसमें समझ में आया कितना बड़ा वो था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वीर नरसिंह कुंवर विजय हुए और राणा वंश की स्थापना हुई। वीर नरसिंह कुंवर विजय हुए और राणा वंश की स्थापना हुई यहीं से, और जंग बहादुर राणा के नाम से जाना गया इसी व्यक्ति को, ठीक है। तो राजा एक नाम मात्र का व्यक्ति बनाया गया था और जहां पर प्रधानमंत्री का पद शक्तिशाली एवं वंशानुगत बना दिया गया था। प्रधानमंत्री शक्तिशाली बन गया, यहां पर जो राजा है वो नाम मात्र का रह गया, प्रधानमंत्री शक्तिशाली बन गया। लेकिन ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री ऐसा मत समझ लेना जैसे भारत में है या ब्रिटेन में है उस तरह का था, ये वंशानुगत था, ठीक है। वहां पर राष्ट्रपति वंशानुगत होता है, यहां पर प्रधानमंत्री वंशानुगत था। तो अब क्या था, राणा जो था वो ब्रिटिश लोगों का समर्थक था और इसने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत में, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। समझ में आया किस तरह की जो कंडीशन थी 1857 की जो चल रही है। 1857 में जो राणा था, जंग बहादुर राणा, उसने ब्रिटेन का समर्थन किया था उस समय पर। उसके बाद 1860 में जो पश्चिमी तराई क्षेत्र है उनके कुछ हिस्सों पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया और नेपाल को उपहार के रूप में दिया गया। क्या क्यों दिया गया? क्योंकि इसने 1857 में भारत का विरोध किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। तो ये वही काम था। फिर 1923 में आए। 1923 में यूके और नेपाल ने औपचारिक रूप से दोस्ती के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और 1816 की जो सुगौली संबंधी थी उसका स्थान ले लिया ये वाला जो दोबारा समझौता हुआ था उसमें। 1923 का जो समझौता था उसने सुगौली संधि को प्रतिस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो 1816 की सुगौली संधि थी वो संधि किस तरह की थी, यहां पर नेपाल और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है, तब सुगौली संधि की गई थी। और जो 1923 में हुआ, यहां पर नेपाल का यूके के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया, इसने भारत का भी विरोध किया। इस वजह से अब क्या किया गया, इस तरह के काम करना शुरू कर दिए गए। और इसके साथ क्या हुआ, जो सती प्रथा थी, हिंदू विवाह थी, जिस पर प्रतिबंध लगाया था 1919 में, 1924 में आधिकारिक तौर पर गुलामी को समाप्त कर दिया गया था। यहां पर राणा के द्वारा अत्याचार, व्यभिचार, आर्थिक शोषण, धार्मिक उत्पीड़न के रूप में चिन्हित किया गया था जो राणा का शासन था पूरा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें चल रही थी। अब इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सुगौली की संधि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बताना है कि नेपाल और यूके का संबंध कब अच्छे हो गए और उसके बाद कौन सी दोबारा संधि हुई, दोस्ती का हाथ कब बढ़ाया, ठीक है। तो इतनी दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। समझ में आया? इसके बाद क्या पढ़ना है, जो समसामयिक इतिहास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां से नेपाल की जो आज का नेपाल है वहां की नींव पड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत अच्छे से एक एक लाइन देखनी है। 1940 के दशक के अंत में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और राजनीतिक दल राणा की निरंकुशता की आलोचना करने लगे थे। ठीक है, अब राणा तो निरंकुश था पहले से ही, अब यहां पर क्या करने लगे, जो लोकतंत्र के समर्थक व्यक्ति थे वो 1940 के दशक में राणा की आलोचना करने लगे कि भाई इस तरह का शासन हमारे यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के बाद नेपाली कार्यकर्ताओं की सहभागिता थी। जो भारत में स्वतंत्रता मिली उसमें जो नेपाली कार्यकर्ता थे उन्होंने साथ दिया था। 1940 के दशक की बात कर रहे हैं हम। 1940 के दशक तक आते आते इनमें फिर से बदलाव आना शुरू हो गया था। कहने लगे कि जो राणा का कार्य चल रहा है, जो आप यूके का साथ दे रहे हैं, ये चीजें गलत है, हमारे देश में बहुत ज्यादा निरंकुशता फैली हुई है, ये नहीं होना चाहिए। और भारत जैसा देश जब स्वतंत्र हो रहा है उस समय पर फिर से जो कार्यकर्ता थे, जो लोकतंत्र समर्थक थे, राजनीतिक दल थे, उन राजनीतिक दलों ने भारत का साथ दिया कि हाँ भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो भारत का समर्थन और राजा त्रिभुवन का सहयोग से नेपाली कांग्रेस राणा के शासन को गिराने में सफल रही। अब कौन गिराने में सफल रहा? राजा त्रिभुवन। अब त्रिभुवन आए, राणा का जो शासन था वो शासन समाप्त हुआ और इसमें भारत ने सहयोग दिया और एक संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो राजा और सरकार के बीच सत्ता का संघर्ष एक दशक तक चलता रहा और बाद में 1960 में 1955 से 72 तक शासन किया राजा महेंद्र ने और 1960 में इन्होंने लोकतांत्रिक प्रयोग को समाप्त कर दिया और नेपाल में एक शासन करने वाली पार्टी विहीन पंचायती प्रणाली बनाई। ठीक है, तो अगर कहे कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, पार्टी विहीन पंचायती प्रणाली कौन लेकर आया था? तो लेकर आए थे राजा महेंद्र। और राजा महेंद्र कब लेकर आए थे? जब नेपाल में स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, तो स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्होंने राणा से जो स्वतंत्रता मिली, ऐसे स्वतंत्रता नहीं मिल गई, राणा से जो स्वतंत्रता मिली उसके बाद राजा महेंद्र आए जिन्होंने 1955 से 1972 तक शासन किया था और ये 1960 में लेकर आए थे ये पंचायती प्रणाली। और इस पंचायती प्रणाली की क्या विशेषता थी? ये पार्टी विहीन पंचायती प्रणाली थी, मतलब कोई भी पार्टी नहीं होगी यहाँ पर, पंचायती सिस्टम होगा, लोकल गवर्नमेंट चलेगी यहाँ पर, इस तरह का कुछ काम था। तो जो राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नेताओं को कैद करके निर्वासित भी कर दिया गया, ये काम फिर से होने लगे। तो ऐसा है ना, राजतंत्र जब तक रहता है तो राजा हमेशा ही सोचता है कि उसके हाथ में शक्ति ज्यादा बनी रहे, तो इस वजह से इस तरह के काम होते ही रहते हैं। ठीक है, तो जो पंचायत शासन था इसने देश में आधुनिकीकरण किया, काम अच्छे कर रहे हैं, सुधारों की शुरुआत की और बुनियादी ढंग से विकास किया, लेकिन स्वतंत्रता को कम कर दिया और बहिर्देश स्तर पर सेंसरशिप की स्थापना की। अब यहां पर क्वेश्चन आ चुका है आपका कि सेंसरशिप किसने लगाई, कौन से राज्य ने लगाई? तो एकदम जब आता है, आपने नहीं पढ़ा और आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाए कि पंचायती शासन सेंसरशिप लगा रहा है, पंचायती शासन कैसे सेंसरशिप लगा सकता है? लेकिन यहां पर जो पंचायती शासन था, नेपाल का जो पंचायती शासन था, उसने सेंसरशिप लगाई, बहुत जगह पर स्वतंत्रताएं कम कर दी लोगों की, काम अच्छे कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, बुनियादी विकास कर रहे हैं, ढांचा का स्वरूप दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज की शुरुआत हो रही है तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वहां पर यही हो रहा था, पंचायती शासन ने किया ये सब, लेकिन सेंसरशिप भी पंचायती शासन ने लगाई थी। ये भी लाइन आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 1990 में आम लोगों ने आंदोलन में राजा वीरेंद्र, जो 1972 से 2001 तक शासन जिन्होंने किया था, पहले तो महेंद्र थे, अब वीरेंद्र आए, महेंद्र के बाद 72 के बाद वीरेंद्र आए थे राजा, और इन्होंने संवैधानिक सुधारों को स्वीकार किया और एक बहुदलीय लोकतंत्र स्थापन करने के लिए मजबूर हुए। क्वेश्चन आ चुका है राजा वीरेंद्र के बारे में। ठीक है, 1990 में इन्होंने किया, तो संवैधानिक सुधार किसने किए थे? राजा वीरेंद्र ने किए थे। और बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने के लिए किसे मजबूर किया गया? राजेंद्र वीरेंद्र को ही किया गया था। तो राजा वीरेंद्र नाम आपको याद रखना है। ठीक है, 1996 में, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 1996 में माओवादी पार्टी ने शाही संसदीय प्रणाली को एक जन गणतंत्र में बदलने के लिए एक हिंसक प्रयास शुरू किया। तो माओवादी जो थे इन्होंने हिंसक प्रयास शुरू किया था। अभी तक क्या हो रहा था? अभी लोकतांत्रिक रूप से इस तरह की काम किए जा रहे थे, लेकिन अब ये हिंसक प्रयास करना शुरू कर दिया माओवादियों ने। 1996 में ये काम करना शुरू किया था। उसके बाद नेपाली गृह युद्ध शुरू हो गया। 1996 के बाद नेपाली गृह युद्ध शुरू हो गया और इसमें 16,000 लोगों की मौतें हो गई। ठीक है,
जो शाही महल था उसमें भी नरसंहार हुआ, राजा और क्राउन प्रिंस दोनों की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके भाई 2001 में ज्ञानेंद्र को 2001 में सिंहासन पर विरासित कर दिया गया। अब देखिए, माओवादी विद्रोह को खत्म करने का उद्देश्य इन्होंने रखा और खुद को, अब यहां पर ये क्वेश्चन फिर से बनता है कि माओवादी विद्रोह को खत्म करने का काम किसने किया? वो काम किया था राजा ज्ञानेंद्र ने 2001 में। अब किसके शासनकाल में माओवादी विद्रोह हुए थे? तो राजा वीरेंद्र के शासनकाल में माओवादी विद्रोह हुए थे 1996 में, और राजा ज्ञानेंद्र ने विद्रोह को खत्म करने के उद्देश्य से काम करना शुरू किया था। समझ में आया? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहां पर ये भी पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 2006 में क्या हुआ? शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के बाद माओवादी जो पार्टी थी वो मुख्य धारा में शामिल हो गई। 2006 में मुख्य धारा में शामिल हो गई कि अब हम शांतिपूर्ण वो करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। अब 2006 एक दशक तक इन्होंने हिंसा कर ली, अब हिंसा करना इन्होंने बंद की और इन्होंने कहा कि हमें भी पार्टी में समर्थन दीजिए, अब हम भी पार्टी बनाएंगे और नेपाल पर लोकतंत्र स्थापित करने का काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका उद्देश्य तो यही था, पहले हिंसक था अब शांतिपूर्ण हो गया, ठीक है। तो नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। 28 मई 2008 को एक संघीय गणराज्य घोषित कर दिया गया, जिसने दुनिया का एकमात्र, पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू साम्राज्य था जिसे समाप्त कर दिया गया। अब यहां पर क्या हो गया? संघीय गणराज्य की स्थापना कर दी गई और कौन सा देश बन गया? ये धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। समझ में आया? ये वाली भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। एक दशक की अस्थिरता हुई, ठीक है। अभी 2008 में जैसे चीजें चल रही थी, 2008 में बोल दिया कि ये काम हम करेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे काम चल रहे हैं ना, तो 20 सितंबर 2015 तक कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। 20 सितंबर 2015 में एक नया संविधान लागू किया गया, जिसने नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जिसमें अपने 7 प्रांतों में विभाजित हो गया, 7 प्रांत में विभाजित कर दिया गया और बोल दिया गया कि अब एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 20 सितंबर 2015 को बना था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा था नेपाल के बारे में, नेपाल की जो अवस्थिति थी। 3 क्वेश्चन आपके अब तक आ चुके हैं और तीनों ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे थे। नेपाल के बारे में जितने भी आ रहे हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने दिखा दिए। आ रहे हैं कि नहीं? अगर आप केवीएस ढूंढ के देखेंगे, अगर आप ईएमआरएस ढूंढ के देखेंगे, एनवीएस ढूंढ के देखेंगे, आपको ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इस वजह से मैंने कहा था कि आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं कहीं ना कहीं से आपको निकाल कर लेके आऊंगा, और आज मैंने पूरा निकाल के रख दिया इग्नू का। अब आप मैच कर लीजिए। जो मैंने बोला था कि 18 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं 20 में से ईएमआरएस में, तो अब 19 क्वेश्चन मैच करने लगे। अब आपका एक क्वेश्चन जो जा रहा था, मैंने बोला था ये इग्नू से आया है, तो आज मैंने इग्नू निकाल के रख दिया आपके सामने और इग्नू के बारे में पढ़ा दिया पूरा। इसी तरह से हम टॉपिक धीरे धीरे करते जाएंगे। जो भी टॉपिक है वो बाहर से जो आ रहा है वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। बस आपको क्या करना है? मुझ पर भरोसा बना के रखना है। पेड कोर्स नहीं लेना है। पेड कोर्स अगर ले लिया तो पता नहीं क्या ही पढ़ाते रहते हैं, आपको डराते रहते हैं कि आप पेड कोर्स लो, उनकी टेस्ट सीरीज लो। टेस्ट सीरीज मैं बता रहा हूं आपको कि मैं आपको टेस्ट करा रहा हूं ना, ये टेस्ट मैं सब जगह से उठा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद सेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं सेट नहीं कर रहा हूं, मैं सब जगह से ले रहा हूं क्वेश्चन, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आपको क्वेश्चन ऑथेंटिक मिले, जहां से मिले। मैं टेक्स्ट बुक से लेता हूं क्वेश्चन, ठीक है। टेक्स्ट बुक मुझे बढ़िया लगता है, टेक्स्ट बुक के जो कुछ क्वेश्चंस है मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं वहां से लेता हूं क्वेश्चन। मैं कहीं और से ले रहा हूं, इंटरनेट से ले रहा हूं, मैं चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहा हूं, कुछ भी मुझे करना पड़े, ठीक है, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज दूंगा। कोई भी आपकी पॉइंट रहेगा नहीं, कहीं से भी नहीं रहेगा। आपके एग्जाम में आपको 80 to 90% क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से मिलेंगे, ये मेरा वादा है। ओके, तो बस मुझ पर भरोसा बना के रखिए, क्लासेस देखिए, क्लासेस नहीं छोड़नी है आपको, क्योंकि क्लासेस छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। और दूसरा काम, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आप नहीं बताएंगे, मैं कह रहा हूं, अगर आपको क्लासेस अच्छी नहीं लग रही है, आप डिसलाइक करिए और फिर कमेंट करिए कि देखिए सर मुझे ये क्लास आपकी अच्छी नहीं लगी, इसका कारण ये है। मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है।
आप देखिए ना, 2-4 दिन और देखिए कि मैं क्या उस पर काम कर रहा हूं कि नहीं, और आज तक जो मैंने कहा वो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इन चीजों पर भी ध्यान देना है आपको कि जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी डिमांड है, वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं आपसे कि लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो मेरा मोटिवेशन बनता है और मुझे जो मेहनत करनी पड़ती है उसका प्रतिफल मुझे इसी तरीके से मिलता है। तो समझ में आया? तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।